नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 दिन वक्फ कानून को लेकर सरकार पर बहुत भारी पड़े हैं। कल जिस तरह से सुनवाई शुरू हुई, 70 मिनट से ज़्यादा सुनवाई चली और जिस तरह के कड़े सवाल पूछे गए सरकार से, क्योंकि उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो एसजी तुषार मेहता हैं वो पेश हुए, वो जिस तरह से दलीलें दे रहे थे, जिस तरह से बात वो कहते हुए नजर आ रहे थे, उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगा जिसमें कहा जाए कि वाकई में उसमें दम था। वो एक तरह से बगले झांकते हुए नजर आए, ये कहना सही होगा। और कल जिस तरह से सरकार ने कई सवाल पूछे, तब से ही लग गया था कि ये पूरा बिल अब ठंडे बस्ते में जाने वाला है और इस पर अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। कल ही आदेश सुनाया जाना था, लेकिन एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उनको भी सुना जाए, यानी कि सरकार के पक्ष को एक बार फिर से सुना जाए और आज इसके लिए 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया। सुनवाई इस पर शुरू हुई और सुनवाई जब शुरू हुई तो तभी कोर्ट ने लगभग वही बातें कही जो कल कोर्ट की तरफ से कही गई थी, यानी कि कानून बनने से पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति बनी रहेगी, यथा स्थिति बनी रहेगी। यानी कि कानून के बाद जितने भी बदलाव किए गए थे या वक्फ संशोधन जो किए गए थे उसको उसी तरीके से जो पहले था वैसे ही रखा जाएगा। यानी कि किसी भी नॉन मुस्लिम को, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या फिर वक्फ परिषद हो, उसमें वक्फ काउंसिल हो, उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। यानी कि एक्स ऑफिशियो के अलावा कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, यथास्थिति बनी रहेगी। दूसरी बात जो कही गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर ही क्यों ना हो। इसको लेकर लगातार बात कही गई थी। ये पूरी की पूरा वक्फ बाय यूजर जो है वो नए कानून में इसको हटा दिया गया था, जिसको लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें जो 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिस पर आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने रोक लगाई है, उसमें एक तो ये था कि जो मौजूदा संपत्ति है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर ही क्यों ना हो। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि 150, 200, 300 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं, जो इमारतें हैं, उनकी डीड कैसे लेकर आई जाएगी। वक्फ बाय यूजर की बात उन्होंने की, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर होती है जो अल्लाह के नाम दान तो कर दी जाती है, लेकिन उसको जो वक्फ करता है वो भी यूज कर रहा होता है। और उसको लेकर जिस तरह के बदलाव किए गए थे उस पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। अब ये कह दिया गया है कि चाहे वो वक्फ बाय यूजर ही सही, अब किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। 7 दिन के अंदर अब सरकार को अपना जवाब देना होगा। 5 दिन के अंदर जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं जो इस बिल के खिलाफ हैं, उनको वो अपनी बात को रखेंगे और अगली सुनवाई 5 मई को 2 बजे होनी है और 17 मई को सीजेआई खन्ना रिटायर होने जा रहे हैं और बीआर गवई नए सीजेआई के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। यानी कि अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि एक तरह से अब ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया है और सरकार को एक करारा तमाचा इस पर लगा है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे, मध्य प्रदेश से लेकर दूसरी जगहों से ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि जब से कानून बना है कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। और मध्य प्रदेश में तो एक इमारत को बुलडोज करने की भी जो खबर है वो सामने आई थी। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा तौर पर यह आदेश जारी कर दिए गए थे कि लिस्ट बनाई जाए और लिस्ट बनाकर उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई जाए जो रजिस्टर्ड नहीं है और उन पर से कब्जा हटाया जाए। यानी कि वो जमीन पर जिस तरह से नजर है सरकार की, जमीन को जो हड़पना वो चाहती है, जो याचिकाकर्ताओं ने भी कहा है कोर्ट में, वो एक तरह की कवायद शुरू हो गई थी। लेकिन अब इस सब पर रोक लगा दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि जो इसके खिलाफ जितनी भी याचिकाएं लगी थी उन सब की फौरी तौर पर एक जीत है। मुसलमानों की एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये जीत है, क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये जो कानून में जो प्रावधान है, जो इसको बदला गया है, ये पूरे तौर पर असंवैधानिक है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। तुम आप लेंगे, मगर सबसे पहले हमारे जो काउंसिल में निजाम पाशा आपको बताएंगे। तो आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे तो
तो यही बात है और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर आज के पहले में आप नहीं है सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिट्रीट कर रहा हूँ। नो, सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। तो आपने यहाँ पर सुन लिया असदुद्दीन ओवैसी को और उन्होंने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि चाहे वक्फ काउंसिल हो या फिर वक्फ बोर्ड हो, इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ की संपत्तियों में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो ये कहा जा रहा था कि नए मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम होंगे, एक्स ऑफिशियो के अलावा कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, क्योंकि सरकार कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था और ये कहा था सरकार से कि क्या जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स की एंट्री करा रहे हैं, क्या वैसे ही जो आप हिंदुओं के ट्रस्ट या उनके बोर्ड हैं उसमें क्या आप गैर हिंदुओं की एंट्री कराएंगे? क्या उनको भी इसी तरह से आप अपॉइंट करेंगे? ये कड़ा सवाल पूछा गया था और ये उसी तरह के सवाल हैं जो लगातार याचिकाकर्ता पूछ रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी इमरान प्रतापगढ़ी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो सरकार की जमीन हड़पने की साजिश है उसको पूरी तरीके से रोकेगा, ये उम्मीद है और ये संविधान की जीत है, ये कहना है इमरान प्रतापगढ़ी का। और अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभिषेक मनु सिंघवी इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से की गई है, अपनी तमाम बातें उस पर रखी गई हैं। अमानतुल्लाह खान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो भी याचिकाकर्ता है, सुनिए आप उनको जरा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियां वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो समय मांगा गया तुषार मेहता की तरफ से 7 दिन का, आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पेश करेंगे आप? 7 दिन में वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिया गया है। 5 रिट जो है वो जो है एज ए लीड जो है वो ट्रीट होंगी, बाकी सबको एप्लीकेशन के तौर पे किया जाएगा। तो डीएम की भूमिका पे जो सवाल खड़े किए कोर्ट ने, कल की सुनवाई में भी हमें दिखा, आज भी जो उस पे बातें कही, आपको लगता है कि ये हटेगा या ये यथास्थिति बनी? बिल्कुल, ये कोई है ही नहीं है। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा। और जो वक्फ बोर्ड था
जैसे था वैसे ही रहेगा। वक्फ यूजर हाउस में जो आगे की भी जो अन्य जो बातें कही गई थी, आपको लगता है आप लोग की जो मांग थी वो यथास्थिति बरकरार है? बिल्कुल, जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है। जो हमारी मांग थी, क्योंकि मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोर या कहाँ से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूँ। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। तो कह रहे हैं हम इस फैसले से पूरी तरीके से मुतमईन हैं, क्योंकि यथास्थिति बनी रहेगी। जो भी जमीनें हैं, चाहे वो मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, तमाम जो है वो उसी तरीके से रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब 7 दिन के बाद सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा और फिर इसके बाद याचिकाकर्ता जो है उन्हें 5 दिन का वक्त दिया गया है और अगली सुनवाई जो होगी वो अब 5 मई को 2 बजे होगी और 17 मई को सीजेआई खन्ना रिटायर हो रहे हैं। 3 जजेस की ये बेंच, जिसको सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, उसमें जिस तरह की तमाम जो तीखी नोकझोंक, जो तमाम पॉइंट्स रखे गए वो बेहद महत्वपूर्ण है और कई तरह से जो जुडिशरी पर जो एक यकीन होता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, उसमें उस यकीन को कहीं ना कहीं और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करते हैं। क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह के पॉइंट्स अपने सामने रखे, उनके आगे एक तरह से बेबस नजर आए सरकार की तरफ से पेश तुषार मेहता, एसडी तुषार मेहता, और यही वजह है कि आज भी जब वो पेश हुए, जब अपनी बातों को रख रहे थे, तो उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। लेकिन उस सब के बीच एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये अंतरिम इंट्रिप जो है वो आदेश कोर्ट की तरफ से ये पास किया गया है, क्योंकि यथास्थिति इस पर बनी रहेगी। इस पूरे आदेश को और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रही, उस सब को कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि अब ये पूरा कानून जो है वो ठंडे बस्ते में जाने वाला है? क्योंकि अब जिस तरह से ये कहा गया है कि अब जो बातें कही गई हैं, जो एक तरह का ये अंतिम आदेश है, जो अगली सुनवाई भी होगी, वो इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो ये पॉइंट्स हैं उसको ही आगे बढ़ाते हुए इन पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि एक तरह से इस पूरी सुनवाई का बेस तैयार हो गया है और जो बात याचिकाकर्ता कह रहे थे उस पर हामी भरते हुए सीजेआई खन्ना या 3 जजेस की जो बेंच है उस पर हामी भरते हुए नजर आई। यही वजह है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है और चाहे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हो जिनमें पार्टी थी, उनमें एक तरह की खुशी की लहर। उनको ये लग रहा है कि एक तरह से जो जमीनों पर कब्जा करने की बात जो कही जा रही थी उनकी तरफ से, उस पर रोक लगा दी गई है। जो गैर मुस्लिमों की एंट्री होनी थी बोर्ड में, काउंसिल में, उस पर रोक लगा दी गई है और अब सुनवाई आगे होनी है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा का आगाज करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। अमरीश मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अमरीश जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले सिद्धार्थ जी का एक क्विक कमेंट, फिर आपके पास मैं आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, कल की और आज की सुनवाई आपने दोनों सुनी और जिस तरह से अब जो जिन 3 मुख्य पॉइंट पर, मुख्य बिंदुओं पर जो रोक लगा दी गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस सरकार को एक तरह का तमाचा है? क्या आप ये रिलीफ मानते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि ये बिल अब ठंडे बस्ते में चला गया है? कानून में कहूंगी, अब बिल नहीं है, ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया है। जी बिल्कुल संक्षिप्त में शुरुआत में बता देता हूं, क्योंकि आपने सिलसिलेवार इस केस में क्या हुआ आपने भी बता दिया और याचिकाकर्ताओं ने भी बता दिया। तो सामान्य भाषा में अगर मैं इस चीज को जैसे समझ रहा हूं कि इतना सा हुआ है कि बहुसंख्यक सरकार बहुसंख्यक लोगों के फायदे के बदले अल्पसंख्यकों के फायदे का कोई कानून बनाया और वो कानून भी इतना बेढंगा बनाया कि कोर्ट ने उसको रुकवा दिया। ये तो ऐसा ही हुआ कि मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी में मेरे बदले किसी दूसरे को घुमाने गया और उस गाड़ी को भी उसने ठोक दिया, गाड़ी भी डैमेज हो गई, ड्राइवर भी घायल हो गया, उसमें जो बैठा था वो भी घायल हो गया। तो असल में हुआ यह है कि हमें ये पता है कि वक्फ के बहाने धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की एक साजिश थी, क्योंकि आर्थिक रूप से केंद्र सरकार काफी नाजुक स्थिति से गुजर रही है। जिसके पास भी कमाने का पैसा नहीं होता है वो अपनी पुरखों की जायदाद बेचना शुरू कर देता है। तो ये सरकार का कब्जा करने का एक योजना थी। कल क्योंकि इस देश में दलितों की भी धार्मिक संपत्ति है, जैनों की भी धार्मिक संपत्ति है,
सिखों की धार्मिक संपत्ति है, बौद्धों की धार्मिक संपत्ति है, अनुसूचित जनजाति के लोगों की धार्मिक संपत्ति है, उच्च जातियों की भी, मेरे जैसे लोगों की भी, मेरे शंकराचार्य जी की भी तो कोई धार्मिक संपत्ति है। कल को आप उसके ऊपर भी आके चढ़ जाइएगा तो हम क्यों इस चीज को माने। तो हुआ असल में यह है कि अंत में, मतलब इसको संक्षेप में अगर कहें कि विश्व गुरु प्रधान जी से भी बड़ा कोई इस देश में है, ऐसा आज प्रधान जी और उनके भक्त मंडली दोनों को पता लग गया। क्योंकि ये कभी कभी ना रात में 9 बजे 8 बजे आके नोटबंदी कर देते थे, कभी कहते थे लॉकडाउन लग गया, इनको लगता था मैं जो बोलता हूं वही कानून है। तो आज उनको और विश्व गुरु जी को और उनकी पूरी भक्त मंडली को समझ में आ गया कि उनसे भी बड़ा इस देश में कोई है। क्योंकि सीधी सीधी बात यह है कि आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इसमें कहा कि ये सब विषय तो, उन्होंने स्टे देते समय कहा कि ये तो हम इंटरिम स्टे दे रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संवैधानिक विषय भी हैं जिस पर की तफसील से हम आगे चर्चा करेंगे। संवैधानिक विषय यह है कि क्योंकि वक्फ का पूरा कानून जमीन जायदाद से संबंधित है, जमीन भारत के संविधान के अनुसार 7वीं अनुसूची 18वीं एंट्री के अनुसार राज्य सरकार के अधीन आती है। तो जो चीज केंद्र सरकार के अधीन आती ही नहीं है, उस चीज पर केंद्र सरकार कानून कैसे बना सकती है। भाजपा क्या यह कह सकती है कि चीन में भाजपा की सरकार बन गई है? क्योंकि चीन में आपकी सरकार नहीं है, आप नहीं कह सकते कि चीन में भाजपा की सरकार है। आप वहीं पर सरकार बना सकते हैं जहां पर कि आपका अधिकार क्षेत्र है। जमीन जायदाद, क्योंकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 18वीं एंट्री के अनुसार राज्य सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप में ये नहीं, केंद्र सरकार के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समझदारी से इसको कहा कि ये सब इंटरिम अंतरिम हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, जिसके के बारे में आपने और याचिकाकर्ताओं ने तफसील से बता दिया। लेकिन सबसे अंतिम पॉइंट उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर हम गंभीरता से आगे सुनवाई करेंगे। और ये जो अंत में मैंने कहा कि भारत के संविधान में जमीन आती है राज्य सरकार के अधीन, ये है संवैधानिक विषय। मेरे ख्याल से शुरुआत में मेरा बस एक, खास करके अमरीश मिश्रा जी हैं, उनको भी मौका मिले, वो इस चीज को अच्छे से समझा देंगे। मैं तो सामान्य भाषा में समझा सका। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, अभी जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके मुख्य बिंदु क्या थे। उन्होंने कहा था ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी कि संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है, और इन तमाम बातों को कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने इसको भी कहा है कि भाई आपने कलेक्ट्रेट जो है उसको, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपने इस तरह के पूरे आदेश आपने दे दिए कि जैसे उनको एक तरह से आपने जमीन का खुदा बना दिया हो कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे और जिसको चाहेंगे उसको नोटिस थमा देंगे, जिस प्रॉपर्टी को चाहेंगे वो डिस्प्यूट बना देंगे, फिर आप कोर्ट में लड़ते रहिए। तो इन तमाम चीजों पर फिलहाल हम कह सकते हैं कि पाबंदी लगा दी गई है। अमरीश जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आपको ये लगता है CNRC की तरह ये भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है? जो एक माइलेज, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी सरकार, वो सब पर हम कह सकते हैं कि एक पूर्णकालिक विराम जो है वो लग गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और दूसरी जगहों पर चुनाव है, और उनको, क्योंकि कोर्ट में लफ्फाजी नहीं चलती है, कोर्ट में तो तथ्यों पर बात होती है। आप कहें कि भाई मुस्लिम औरतों को हम एक तरह से पावर दे रहे हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको हम हक दे रहे हैं, ये तमाम बातें कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, लेकिन कोर्ट तो तथ्यों से चलती है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, जो है उनको ये करिए। देखिए, जब जब कुछ फंडामेंटल राइट्स मुस्लिम्स के इस सरकार ने अटैक किए हैं 2014 के बाद से, चाहे वो CNRC का मसला हो या ये फंडामेंटल राइट, तो ये पाया गया है कि जो व्यापक भारतीय समाज है उसका एक बड़ा जो हिंदू तबका है, मेजॉरिटी कह लीजिए, वो मुस्लिम्स के साथ उनकी सहानुभूति हो जाती है, और सिस्टम का भी एक बड़ा हिस्सा वो डिफेंस में आ जाता है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का सवाल। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस जजमेंट को, ये जो इंटरिम स्टे मिला है, इसके साथ और भी तकनीकी पहलू है जो हम डिस्कस करेंगे। हम इसको इस कड़ी में देखते हैं
कि इस देश में संभव नहीं है विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जब तक ये संविधान है। अब आप कुछ नया कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो एक बात की बात है, दैट इज मियर स्पेकुलेशन। लेकिन अभी आप फंडामेंटल राइट्स मुस्लिम की नहीं डिनाई कर सकते हैं। और ये देखिए, जो आरएसएस बीजेपी का पूरा नैरेटिव है, जिस नैरेटिव पे वो एक तरह से 2014 में वो पावर में आई, उसके बाद उसको कंसोलिडेट किया, फिर ये दिखाया कि देखिए पूरा देश हमारे साथ है, 370 ये कर दिया हमने, इस पे ये कर दिया, ट्रिपल तलाक कर दिया, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स पे आघात उस तरीके से नहीं थे, ये लोग भूल जाते हैं। इस देश में इमरजेंसी के समय भी आप देखिए, तो जब फंडामेंटल राइट्स पूरी सोसाइटी के खतरे में आए तो पूरी सोसाइटी ने रिवोल्ट किया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक हिस्से के खतरे में आए तो फिर पूरी सोसाइटी ने सहानुभूति प्लस उस हिस्से ने रिवोल्ट किया। तो अब यहाँ पर अब आप देखिए, नंबर 1 पे आप जाइए तो वक्फ बाय यूजर जो है वो कोर्ट ने एक तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया। मतलब उस पर तो ये हो गया कि भाई उन्होंने खुद ही कहा कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाएंगे, 12-13 सेंचुरी की प्रॉपर्टीज है वो सब रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ वगैरह जिस पे बहुत ज्यादा उछल रहे थे कि अब तो मतलब मजा ही आ गया कि अब तो सब पूरा हम तो कर लेंगे, 8 लाख एकड़ के उन्होंने, मतलब कहा जाता है ये कि उन्होंने नोटिस भी मतलब तैयार कर दी थी, बकायदा ब्यूरोक्रेट उसको तैयार करके बैठे हुए थे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जो कल जस्टिस खन्ना ने जो पॉइंटेडली तुषार मेहता से पूछा कि एक एग्जाम्पल बता दीजिए, एक जिसमें कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं या एंडाउमेंट है उनमें मेंबर एक बता दीजिए। तो उसमें तुषार कहते रहे कि मुझे कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इन्होंने 1950 का एक चैरिटेबल एक्ट जो बॉम्बे का है उसका नाम लिया, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो जज ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि वो रिलीजियस उस तरह से एक्ट नहीं है, वो एक सेकुलर एक्ट है। उसके बाद देखिए जो तीसरी बात कि जहां पर ये आती है कि जो गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए इसमें ये था कि गवर्नमेंट अगर एक्वायर करना चाहे तो वक्फ बोर्ड, तो फिर वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, ये भी इस बिल में था। उसको भी कल जस्टिस खन्ना ने एड्रेस किया और कहा कि गवर्नमेंट जो है वो, उस पर भी स्टे लगी है कि गवर्नमेंट एक्विजिशन नहीं हो सकता। ये देखिए सबसे बड़ा झटका है बीजेपी और तमाम जो इस तरह की सरकारें, स्पेशली इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो सरकार है, इसी को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेके मध्य प्रदेश में कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसमें वक्फ बोर्ड भी अपील में नहीं जा सकता, उस पर भी स्टे लग गया। तो अब आप ये बताइए कि जब ये सारी चीजें हो गई, पूरा जो एक फ्रेमवर्क, एक तरह से ये कह दिया गया कि ये वक्फ बिल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अभी ये एग्जैक्टली कहा नहीं गया, लेकिन ये अल्टीमेटली उसी तरफ चीजें जा रही, क्योंकि जस्टिस खन्ना जाते जाते मुझे भी ये लग रहा, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि वो ये कह के जाएंगे कि अच्छा। उसके पहले एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, शायद लोगों का ध्यान उस पर बहुत नहीं गया। अभी जो 12 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक को राइट दे दी है कि वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ मैंडेमस रिट फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200-201 जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिली है कि उनको कोई समन नहीं कर सकता। अब मैंडेमस रिट क्या है? मैंडेमस रिट ये है कि आप इनडेफिनेटली किसी बिल पे बैठे नहीं रह सकते। जैसे तमिलनाडु में हुआ कि बहुत सारे बिल्स गवर्नमेंट नहीं पास कर रहा है, तमिलनाडु की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये इसका टाइम लिमिट होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा नहीं बैठ सकता इवन प्रेसिडेंट। और मैंडेमस रिट मतलब कि जो मैंडेट आपको है किसी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को, वो मैंडेट आप पूरा करें। ये बहुत अच्छा। ये इसका भी देखिए पूरी तरह से इस मामले को गोदी मीडिया ने दबा दिया, इस मामले पे चर्चा नहीं हुई। और इसको जो है जो बाकी मतलब ऑपोजिशन भी, क्योंकि वो बहुत सारे और इश्यूज में लगा हुआ था मेरे ख्याल से, इसको अभी वो इशू नहीं बना पाया। लेकिन ये एक डायरेक्शन दिखा है। इस डायरेक्शन के बैकड्रॉप पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत सारे हैं जो आज आप कहेंगे तो मैं चर्चा करूंगा। अदरवाइज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी दिखा रहे हैं कि जो दिल्ली की सत्ता है वहां पर एक बहुत बड़ा एक साइलेंट टर्मोइल हो रहा है। अभी किसी ने कहा भी
बीजेपी के क्लोज एक हैं, उनको मैं कोट करता हूं। उन्होंने ये कहा भी कि यह ऐसी शांति है जो कि एक बड़े तूफान का एक अंदेशा लिए हुए है, और इसको लेके जो कैबिनेट मिनिस्टर जो 2 लोगों की सरकार चल रही थी दिल्ली में, वो खतरे में जी। चलिए ठीक है, जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं उन पर ही बात करेंगे हम। लेकिन फिर लौट कर मैं यहाँ पर सिद्धार्थ जी, जो कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह की बातें कही गई हैं, जो तथ्य सामने रखे गए हैं, और एसजी तुषार मेहता कल एक तरह से बगलें झाँकते हुए नजर आए। उन्होंने वक्त मांगा आज तक का, लेकिन उसमें भी कोई ऐसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग या वैलिड कोई इस तरह के पॉइंट्स नहीं रखते हुए नजर आए कि कोर्ट की तरफ से जो कल कहा जा रहा था, इंटरिम आदेश जो पास किया जा रहा था जिसको रुकवाया गया, वो आज उसमें कोई बदलाव होता, वो कल ही लग गया था। और अब साफ तौर पे लग रहा है कि अब कानून को लेकर जो सुनवाई कोर्ट में होगी उसका एक तरह से बेस तैयार हो गया है कि अब किन पॉइंट्स पर ये सुनवाई होने जा रही है। यानी कि वक्फ बाय यूजर को की बात करें, चाहे नॉन मुस्लिम्स के शामिल होने की बात करें, चाहे हम मजिस्ट्रेट के कलेक्ट्रेट की जो है उसकी बात करें, ये सारे मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां थी, उस पर तो एक तरह से कोर्ट ने अपनी मोहर लगा ही दी है। जी, मेरे ख्याल से वक्फ कानून में कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये कानून अस्तित्व में नहीं है। बस ये नहीं कहा है उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं, किसी भी रूप में आज के जजमेंट के बाद स्थिति ये है कि ये कानून आने से पहले 15-20 दिन पहले, ये कानून पास होने के एक दिन पहले जो स्थिति थी वो यथास्थिति में हम पहुंच चुके हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टेटस को एंटे कहा जाता है, कि कोई बदलाव नहीं है। इसलिए मेरा शुरुआत में ही कहना था कि आज के स्टेज से प्रधान जी और उनकी पूरी भक्त मंडली काफी परेशान होगी, क्योंकि वो इस गलतफहमी में रहती थी कि प्रधान जी रात में 8 बजे आके कुछ भी बोल देते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो हुआ ही नहीं, हो तो वापस तो खेल वहीं का वहीं चला गया। दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे जो लग रहा है कि ये बिल भाजपा की सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में लाने का प्रयास किया था, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है तो वो किसी तरह से कर्जे से निकलना चाहता है। एक डेटा बताता है कि 2013 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपया का कर्जा था केंद्र सरकार के ऊपर, अभी वो 225 लाख करोड़ रुपया है, मतलब करीब करीब 5 गुना बढ़ गया है। तो सोचिए कि अगर मेरे ऊपर 5 गुना कर्जा बढ़ जाए और मेरे पास कोई इनकम का और आय का नया साधन नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि मैं अपनी पुरखों की संपत्ति बेचना शुरू करूंगा, मैं अपने बाप दादाजी की जमीन बेचूंगा, मैं अपने बाप का बनाया हुआ बंगला बेचूंगा, क्योंकि मेरे सामने तो कर्जदार खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने वक्फ तो एक बहाना था, इनका पूरा का पूरा उद्देश्य ये था कि इस देश में धार्मिक संस्थाओं के पास काफी सारी जमीनें हैं, वो केवल वक्फ के नाम पर मुसलमानों के पास नहीं है, ब्राह्मणों के शंकराचार्य के पास भी है, बौद्धों के पास भी है, सिखों के पास भी है, जैनों के पास भी है। आप एक बार अगर वक्फ के नाम पर एक रास्ता खोल दीजिए तो आपको भारत में धार्मिक संस्था की संपत्ति को हड़पने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि धार्मिक संस्था की संपत्ति हड़पना सबसे आसान चीज होता है, क्योंकि एक मंदिर होता है। अब मंदिर में जाइएगा, मस्जिद में जाइएगा, तो कहीं पर भी आप अगर भक्तगण जाएंगे, कोई बहुत बड़े मंदिर में जाइए, तो किसी भी बड़े मंदिर में जाइए, थोड़ी बहुत अव्यवस्था लगती है तो सरकार कहेगी देखो देखो इस मंदिर में अव्यवस्था है, कल से ये पूरा का पूरा सरकार ले लेगी। तो शुरुआत में लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो सरकार ले लेगी तो कम से कम ढंग से चलेगा, लेकिन वो समझते नहीं है लोग कि आज तक व्यवस्था थोड़ी 19-20 भी अगर थी तो वो धार्मिक विषय धार्मिक गुरुओं के हाथ में थे। अगर भारत में 4 शंकराचार्य के पीठ हैं, बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में, तो वो अच्छे चल रहे हैं या थोड़ा खराब चल रहे हैं तो कम से कम शंकराचार्य के पास, सरकार के पास तो नहीं है, वो मेरे शंकराचार्य गुरुजी हैं। तो वो अगर कल को सरकार ले लेगी तो मेरे जैसे बहुसंख्यक का क्या होगा, क्योंकि मेरी भी तो श्रद्धा वहां पर सरकार के नाते नहीं है, वहां पर तो मेरी श्रद्धा शंकराचार्य के नाते है। शंकराचार्य 1200 साल की पुरानी पीढ़ी से चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी पूरी एक योजना थी। भाजपा सरकार पिछले 10 साल में 5 गुना ज्यादा कर्जे में डूब चुकी है। वो कर्जे से निकलने के लिए धार्मिक स्थानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाह रही थी। शुरुआत वक्त से की थी, लेकिन ये रास्ता खुल जाता बौद्धों तक भी, जैनों तक भी, ब्राह्मणों के शंकराचार्यों तक भी। और धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का
क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक बहुत अच्छी बात कही, जबकि वो बात उनको कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जब इस पीठ पर बैठते हैं, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि आप अगर पंच के स्थान पर बैठ जाते हैं ना, तो फिर आप बिगाड़ से डर के ईमान को नहीं छोड़ते हैं। पंच परमेश्वर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सबको पढ़ लेनी चाहिए। उसमें कहा जाता है, अलगू चौधरी कहता है कि बिगाड़ के डर से ईमान तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कल जब ये कहा कि हम जब यहाँ जज बेंच पर बैठते हैं तो हम किसी धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं, वो इसी दृष्टि से कहा क्योंकि ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 जज थे इसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। तो वो इस चीज को आगे भी बढ़ा सकते थे कि ये हम पर तो असर नहीं कर रहा है, ठीक है, आराम से सुनवाई करेंगे, 2 महीने बाद सुनवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने इसको जितनी जल्दी से रोक लगाई, मेरे ख्याल से वो मुसलमान न होते हुए भी रोक लगाने का कारण यही था कि वो समझ गए कि कहीं इस रास्ते से चल के ये हिंदुओं के धर्म स्थानों पर भी, बौद्धों के धर्म स्थानों पर भी कानून तो नहीं ले आएंगे। वैसा कानून ले आएंगे तो बहुत 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 बड़ी समस्या भारत में खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक बहुसंख्यक सरकार बहुसंख्यकों के फायदे का कानून लाने के बदले अगर अल्पसंख्यकों के फायदे का कानून लाने की बात करेगी और वो भी कानून ढंग से नहीं लाएगी, जिसको कि कोर्ट खुद रुकवा देगा, इसका तो मतलब है कि ड्राइवर मेरा था, उसको गाड़ी में मुझे घुमाना था, मुझे बाहर रख के किसी दूसरे को घुमाने लेके गया और घुमा भी नहीं सका, गाड़ी भी ठोक दी। इसका मतलब तो ना तो वो ड्राइवर ढंग का था, इसका मतलब तो यही बनता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा आगाज है इस मामले में कि भारत में खास करके भाजपा के जो समर्थक हैं, मतलब कट्टर समर्थक जो भाजपा के हैं, उन लोगों के अंदर एक मानना है कि मोदी जी आते हैं और वो कुछ करते हैं तो वो जो कहते हैं वो कानून बन जाता है। वो रात में 8 बजे आके लॉकडाउन बोल देते हैं तो लॉकडाउन लग जाता है, वो रात में 8 बजे आके बोल देते हैं नोटबंदी हो गई तो नोटबंदी हो जाती है। तो उनको लगा था कि मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तुरंत कानून बन जाता है। मेरे ख्याल से उनके लिए एक अच्छा रियलिटी चेक है, असलियत से रूबरू होने का अच्छा मौका है कि नहीं, प्रधान जी ही इस देश में सर्वोच्च नहीं है, विश्व गुरु वो होंगे, नाम के विश्व गुरु हैं, लेकिन इस देश में कुछ दूसरी इकाइयां भी हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी इकाई अपने आप को सर्वोच्च नहीं कर सकती, न पार्लियामेंट अपने आप को सर्वोच्च कर सकता है, न न्यायपालिका कर सकती है, न प्रधान जी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च नहीं कर सकता। मेरे किए हुए गलत काम को आप रोक सकते हैं, आपके किए हुए गलत काम को मैं रोक सकता हूं। पार्लियामेंट में अगर कोई कानून गलत बनता है तो न्यायपालिका को उसको रोकने का पूरा अधिकार है। न्यायपालिका के किसी जजमेंट को पार्लियामेंट को उलट के दूसरा कानून बनाने का भी पूरा अधिकार है। तो इस देश में ये जो गलतफहमी खास करके भाजपा के कट्टर समर्थकों के बीच में थी कि भाजपा के पास अगर बहुमत है तो बहुमत में हम कोई भी कानून बना सकते हैं, रात को हम दिन घोषित कर दे सकते हैं, तो रात को आप दिन घोषित कर भी दीजिएगा तो सूरज थोड़े आपकी बात मानेगा, वो वो तो अपने अपने हिसाब से सूरज चलता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ और खुशी की बात यह है कि ये जजमेंट जिसने भी दिया उन्होंने वक्फ संपत्ति, मुसलमानों की संपत्ति पर एक जजमेंट दिया और उसमें वो जज में एक भी मुसलमान नहीं था। इसका मतलब ही ये बताता है कि मिलॉर्ड्स को भी ये डर था कि ये केवल मुसलमानों तक सीमित कानून नहीं है। ऐसा कानून को अगर हम छोड़ देंगे तो कल को उनके गुरुजी पर भी, उनके भी, मेरा भी तो कोई ना कोई मंदिर है, किसी शंकराचार्य को मैं भी मानता हूँ, तो मैं जिस शंकराचार्य के आश्रम में जाके प्रणाम करता हूँ उसको कल सरकार ले लेगी तो मैं उसको थोड़े प्रणाम करने जाऊंगा। मैं तो इसीलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझे उस शंकराचार्य पर श्रद्धा है, सरकार पर श्रद्धा थोड़े है। तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से बाकी आप तफ्तीश से समझा दीजिएगा कि इसमें आज जजमेंट में क्या था। और ये बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, आज का जो फैसला है वो एक तरह की नजीर है। अब कुछ लोग इसको फैसला मान रहे हैं, कुछ को नहीं मान रहे हैं, सब अपने अपनी तरह से जिसको जो सूट कर रहा है वो उसको उसी तरह से इसको हेडिंग बनाते हुए नजर आ रहा है। आप मोदी मीडिया पर जब जाकर इस पर बहस देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि देखिए जो अंतरिम फैसला सुनाया जा रहा था उस पर दरअसल रोक लगा दी है और सरकार को टाइम दे दिया है, कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दे दिया है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि जो तमाम पॉइंट्स हैं उस पर रोक लगा दी है, उस पर यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी कि कानून बनने से पहले जो स्थिति थी वही रहेगी। आप वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां आप नहीं कर पाएंगे। जो नॉन मुस्लिम्स को लाने की जो पूरी की पूरी कवायद थी और एक तरह से उसमें माइनॉरिटी में होते मुसलमान और मेजॉरिटी में होते उसमें नॉन मुस्लिम, और आप उसमें महिलाओं को लाकर एक तरह का ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे पहले कभी महिलाएं जैसे वक्फ बोर्ड की मेंबर या फिर अध्यक्ष नहीं रही हैं,
उसकी भी पोल एक तरह से खुली, लेकिन जो कल और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो जाहिर सी बात है कि जो एक तरह की नाउम्मीदी नजर आ रही थी उसमें एक उम्मीद की किरण जरूर लेकर आती है, एक लौ जरूर जलाती है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जब बेंच में सुनवाई होगी शायद इतनी जल्दी, उम्मीद हो सकता है याचिकाकर्ताओं को भी ना हो कि इतनी जल्दी इस पर कोर्ट फैसला सुना देगा। और लेकिन जो मजबूत पॉइंट्स थे, जो आधार थे, उनको आधार बनाते हुए जो बातें कही गई वो साफ तौर पर साफ थी। और ये भी कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि भाई ये पर्टिकुलर मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिसको चाहूं, जिस भी तरीके से चाहूं उसको दान कर दूं। इसमें सरकार पार्टी कैसे बन सकती है? सरकार कैसे तय करेगी कि मैं इसको दान कैसे करूं और किस तरह से करूं? तो ये तो उसी तरह से हो गया कि मैं अल्लाह के नाम पर दान करना चाहता हूं किसी प्रॉपर्टी को, लेकिन वो मेरा हक है ही नहीं। और जो मैंने दान कर दी उस पर आप इसलिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो कई सौ साल पहले की डीड्स होती हैं या कई सौ साल पहले मुंह जबानी भी कह दिए जाती हैं, तो उन सब पर आप डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। यानी कि हर गली मोहल्ले, दुकान और जो घर हैं, क्योंकि वक्फ के सिर्फ मस्जिद और मदरसे नहीं होते, दुकान और घर भी होते हैं, तो उन पर भी आप डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे और इसका पॉलिटिकल फायदा आप लेंगे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर अमरीश जी आपके पास आ रही हूँ, आपका बीच में सिग्नल खत्म हो गए थे जी, सिद्धार्थ जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जब ये कागज दिखाओ की बात करते हैं, तो मान लीजिए मैं भी कहीं मंदिर में जाता हूँ, पूजा करवाने जाता हूँ, तो पंडित जी पूछते हैं तुम्हारा गोत्र क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरा भारद्वाज गोत्र है। अब मुझे कहेंगे कि कागज दिखाओ, तो भारद्वाज मुनि तो भारद्वाज ऋषि 5000 10,000 साल पहले चले गए, मैं खुद ही कागज कहाँ से दिखा पाऊंगा? तो इस तरह की ये जो बचकानी बातें करते हैं ये ठीक नहीं। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का एक और धन्यवाद हमें देना चाहिए गंभीरता से, कि हमारा सबसे निवेदन करना चाहिए कि क्योंकि अब ये यथास्थिति पीछे जा चुकी है, ये कानून आज के डेट में लागू नहीं हुआ है, तो देश भर में कहीं पर भी इस विषय को लेके किसी भी तरह का प्रदर्शन या हिंसा हो रही है, तो मेरे ख्याल से उसको अभी का भी ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये कानून रहा ही नहीं। जैसे आपने कहा, ये कानून पूरा का पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है, तो इस कानून का अब कोई उग्र विरोध करने का भी कारण नहीं बचता है। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, निंदा हिंसा किसी भी जगह हो रही हो, किसी भी बात को लेकर ही हो रही हो, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि उसमें साजिश किसकी थी और किस तरह से। जब पूरे देश भर में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो बंगाल में जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने जाने हैं, वहां पर ही दंगा क्यों भड़कता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर उसमें ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि हिंदुओं का वहां से बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, लेकिन तुषार मेहता इसको भी बेस बनाना चाह रहे थे। उनका ये कहना था कि देखिए, एक तरह से जो हिंसा हो रही है वो प्रेशर बनाने के लिए हो रही है, और अगर आप इसको यथास्थिति बनाकर रखें, अंतरिम आदेश पास करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसको लेकर अलग से सुनवाई की जाएगी। 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें 5 याचिकाओं को मेन माना गया है, यानी कि उन 5 याचिकाओं को याचिका माना जाएगा और बाकी को एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। यानी कि वो 5 मेन याचिकाएं होंगी जिन पर आगे सुनवाई होनी है, उनको बेस बनाया गया है। और कैसे और किस तरह से अब सुनवाई होगी, किन पॉइंट्स पर सुनवाई होगी, उसका बेस आज सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई खन्ना और जो बेंच थी 3 जजों की, उन्होंने आज उसका बेस बना दिया है। यानी आगे आने वाली राह सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। यही वजह है कि किरण रिजिजू ने ये कहा था, जब इस पर सुनवाई होने जा रही थी उससे पहले किरण रिजिजू ने यह कहा था कि जो सरकार के मामले हैं उसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। अब सोचिए, अगर कोर्ट के मामलों में सरकार दखल देने लगे तो फिर क्या होगा? तो आप ये सोचिए, तो सरकार की मनमानी, ये तो लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। अगर कानून अपनी मनमानी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई कानून बना ले, तो कहाँ जाएगा फिर आम इंसान? जाहिर सी बात है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। और अब किरण रिजिजू अगर ये कहते हुए नजर आए कि वो हमारे में इंटरफेयर ना करें, हम उनके में इंटरफेयर ना करें, तो ये एक तरह से तो इसको धमकाना भी माना जा सकता है। अमरीश जी, आगे इसको आप अब किस तरह से जाता हुआ देखते हैं? जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश थी, चाहे वो बिहार के इलेक्शन में हो या फिर नरेंद्र मोदी को एक इस तरह से दिखाना कि देखिए कितने बड़े हिंदू हृदय सम्राट है, 370 के बाद अब देखिए वक्फ बिल लेकर आए, इसको कानून बना दिया, पास करा लिया, अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी। क्या अब ये सब कुछ कर पाएंगे? क्या या आपको लग रहा है कि अब इस पर किसी भी तरह की जो सियासत थी वो अब आगे नहीं हो पाएगी कोर्ट के इस आदेश के बाद?
देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि साजिश बहुत बड़ी थी और ये किरण रिजिजू का जो एक स्टेटमेंट है वो तो था ही, एक तरफ उधर से प्रेशर डालना और एक तरफ दंगे करवा के, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दंगे करवा के ग्राउंड से प्रेशर डालना, ये बिल्कुल क्लासिक बीजेपी टैक्टिक्स, ऊपर और नीचे से दोनों से प्रेशर डालना कोर्ट पे। और अभी मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा एक बेला त्रिवेदी नाम की जो एक जज हैं, उन जो गुजरात से आई हैं, एक पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, उनका बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेल देने के मामले में, स्पेशली मुस्लिम्स को। जो उसमें जो आंदोलन चला था एनआरसी के खिलाफ, उसके बाद दिल्ली दंगों को लेके जो लोग गिरफ्तार हुए थे, बाद में वो छूटे, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को बेल नहीं मिली है। वो बेल अलाउ ही नहीं करती, मतलब वो पूरा उसको लोग जो है वो उनके कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डालते हैं तो वापस ले लेते कि ये तो कहीं ना कहीं डेट बढ़ा देंगे। उनका स्टेटमेंट आया है कि हम लोगों पे दबाव पड़ता रहा, वो रिटायर होने जा रही है। उनका स्टेटमेंट आया, वो खास मानी जाती है करंट एस्टैब्लिशमेंट की। उनका स्टेटमेंट आया है कि देखिए कोर्ट पे एक अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और ये ठीक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बंगाल पे आएंगे, बंगाल में चुनाव 2026 को है, बिहार में 2025 के अंत में है, बंगाल बिहार बिल्कुल सटे हुए। ममता बनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सोचिए कितना बड़ा ये एक आरोप है। उन्होंने कहा बीएसएफ ने बकायदा बांग्लादेश से अलाउ किया लोगों को आने के लिए, दंगा करवा के उसके बाद उनको वापस भेजा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ममता बनर्जी ने कहा है। अब इसमें केंद्र सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन ले, अगर वो ये गलत कह रही है, अगर वो सही कह, अच्छा अगर इसमें चुप रहती है केंद्र सरकार तो फिर वही बात हो जाएगी कि ये तो जो ममता बनर्जी कह रही है वो सही कह रही है। तो ममता बनर्जी ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर दिया, जिससे भी मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई बुरी तरीके से, और वो जवाब नहीं दे पा रही इस चीज का, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि जो बंगाल पुलिस है, जो बंगाल की सीआईडी है, उसके पास प्रूफ है इस चीज का। अब आप बताइए कि ये जो स्थिति है, कितने खतरनाक दिशा में ये देश को लगातार ले जाने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन यहाँ की संस्थाएं वो उन्होंने दे हैव फॉट बैक, एंड दे हैव फॉट बैक इन अ वेरी असर्टिव मैनर जब भी ऐसी कोई क्राइसिस आई है। अब आप देखिए कि आने वाले दिनों में बिहार में जो इनकी प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार को, ये जानते हैं कि नीतीश कुमार का बहुत जो वैल्यू है वो कम हो गई है, और हम बिहार में स्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर वो कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हुआ, और तकड़ा वाला नहीं, मतलब जिसमें एक बड़ा इशू बाहर से आए और अंदर से जो दंगे वगैरह हों वो तो नहीं। अब वो इनके हाथ से चला गया और इसको लेके बहुत ज्यादा बौखलाहट है। अब इस बौखलाहट में उनका क्या नतीजा होगा, क्या उसका एक्शन, अब क्या ये फॉलो अप करेंगे, वो एक अलग सवाल है। दूसरा, जो इस समय जो पॉलिटिकल क्राइसिस सेंटर में चल रही है और जिसको लेके आरएसएस और योगी सब लोग उस केस में, और ये आप देखिए कि ममता बनर्जी ने बंगाल के मामले में योगी को भी दोषी ठहराया। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि योगी की बात उन्होंने क्यों कही, कि उन्होंने एक शब्द यूज किया था योगी के लिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बंगाल राइट्स। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए इसमें आई थिंक इंडिया कॉम्बिनेशन जो 3 असेंबली चुनाव हुए थे उससे जो थोड़ा बैकफुट पे गया था, वो वापस उसको एक तरह से स्प्रिंग मिल गया, एक स्प्रिंग बोर्ड मिल गया है। अब ये जो पूरा जजमेंट आया है, जिस तरीके से एक इंटरिम स्टे मिला है, और उसके भी जो ऑब्जर्वेशन है, अब आप बताइए, 2 चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अच्छा, ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं चली, जब एक सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो पता चली कि वक्फ बिल में अब वो जैसे पब्लिक लिमिटेशन एक्ट इन लोगों ने लागू कर दिया था इस नए में, उसके हिसाब से जो एनक्रोचमेंट है वो उसका विरोध नहीं कर सकता था वक्फ बोर्ड। अब उस पे भी अब अच्छा 1995 एक्ट में वो लिमिटेशन एक्ट नहीं था, वो अभी लाया गया। उसके बाद सक्सेशन इनहेरिटेंस लॉज में भी उसमें ये किया गया था कि उसमें जो एक प्रावधान उसमें भी चेंजेस किए गए थे। तो कोर्ट जो है वो जबकि कोर्ट ने ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए कि भाई लिमिटेशन एक्ट के पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, सक्सेशन एक्ट जो है उसमें तब्दीली आप करिए, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है कि नहीं,
जो अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वक्फ में, ऐसे आप जनरल, क्योंकि तुषार मेहता ने इस पे बहस की तो उन्होंने कहा जनरल आप पब्लिक लिमिटेशन एक्ट पे बहस कर रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, आप जनरल इनहेरिटेंस लॉस पे आप बहस कर रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो फिर हिंदू सक्सेशन लॉ पे भी बहस होगी, आप मुस्लिम सक्सेशन लॉ पे बहस करना चाहते हैं कि वक्फ पे बहस करना चाहते हैं। ये देखिए जो बातें, ये सब एक कैसे कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सरकार, क्या आपको ये भी लग रहा है अमरीश जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, क्या आपको ये भी लग रहा है कि सीजीआई खन्ना जो है वो जाते जाते कोई बड़ा आदेश पारित, यानी कि अभी तो हम कह सकते हैं ये फौरी राहत है क्योंकि अभी इस पर सुनवाई होनी है, 7 दिन का सरकार को वक्त दिया गया है, 5 दिन के बाद 5 दिन का वक्त याचिकाकर्ताओं को दिया गया है, 5 मई को दोबारा इस पर प्रॉपर सुनवाई शुरू होनी है और उसके बाद जो है वो 2 बजे 5 मई को ये शुरू होगा फिर से, लेकिन एक बेस इसका तैयार कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है 17 तारीख को सीजीआई संजीव खन्ना जो है वो रिटायर हो रहे हैं, बिया गवई उनकी जगह लेंगे, क्या उससे पहले एक ऐसा या तो बेस तैयार कर दिया जाए कि उससे आगे भी जो सुनवाई हो वो भी इसी पैमाने पर हो, और या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार की दलीलें पूरी तरीके से बेअसर नजर आई, बेकार नजर आई, वो अपनी दलीलों में कोई धार नहीं दे पाए, आगे भी इसी बेस पर अभी सुनवाई होनी है और सीजीआई खन्ना जाते जाते क्या आपको लगता है गिफ्ट देते हुए जाएंगे? नहीं, वो तो गिफ्ट उन्होंने एक तरह की पार्शियल गिफ्ट दे दी है, और जाने के पहले वो बिल को स्ट्राइक डाउन करें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि बिल को अपहोल्ड अब कैसे किया जा सकता है भाई, बिल या तो नया बने, अब नया बिल तुम बनाओ उसमें अब सालों लगेंगे, तो ये बिल इनफ्रक्चुअस हो गया है और इनफ्रक्चुअस बिल को कोर्ट अपहोल्ड नहीं कर सकता कि ये आप इसके ये चीज लागू करिए, ये चीज लागू नहीं करिए। तो ये देखिए इससे, पर अब इसमें क्या है कि जो नैरेटिव बनाने की बात, जो नैरेटिव बनना चाहिए और जिसमें बहुत सारे जो याचिकाकर्ता थे और उनसे ज्यादा जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं जो अभी एक हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करें कि भारत में आप किसी भी कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स पे आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं, और वो ये इनजस्टिस है और इसको जनता स्वीकार नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट भी जनता के ही एक उसको रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए बहुत सारे मामले बहुत गूढ़ होते हैं कि एक इंडिविजुअल के बेल का सवाल हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब इतने बड़े मुद्दे आते हैं जो पूरी कम्युनिटी को, जैसे एनआरसी था और ये जैसे अभी आया, क्योंकि एनआरसी के समय में भी अभी जैसे शर्मा जी कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि उसमें हिंदुओं को लगता है कि उनकी भी प्रॉपर्टी पे, धार्मिक प्रॉपर्टी पे अटैक हो सकता है। एनआरसी के समय आपको याद होगा यही बहस आई थी कि कल को हिंदुओं से भी मांगा जाएगा, ये बात आई थी, और अभी शर्मा जी कह रहे हैं। और ये बात देखिए, तो क्योंकि मैं खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं, वो वहां से भी एक इस तरह की एक बेचैनी थी कि अगर आप एक जगह से शुरू करेंगे तो आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट होता है, वो कुछ देखता नहीं है, वो जितना भी यूज कर ले रिलीजियस आइडेंटिटीज को अपनी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन स्टेट होता है, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो अल्टीमेटली प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अटैक कर देगा। तो ये जो पूरी बात है, देखिए ओवरऑल जो पूरा, जी आप कुछ कह रहे थे। जी नहीं, बस मैं, क्योंकि वक्त की कमी है, एक लास्ट कमेंट बस मैं सिद्धार्थ जी से लेकर फिर इजाजत चाहूंगी अपने दर्शकों से। सिद्धार्थ जी, बस लास्ट वेरी क्विक कमेंट आपसे, क्या ये जो आधार शुरू से ही बनाया गया कि ये बिल जो है असंवैधानिक है, ये टिक ही नहीं पाएगा? ये बात आपको याद होगा, जब भी आपसे इससे पहले भी प्रोग्राम में जब भी बात हो रही थी, आपने भी इसी बात को बार बार कहा कि भाई जब कोर्ट में सुनवाई होगी ये टिक ही नहीं पाएगा। और जब हम इस बात को कहते थे तो शायद लोगों को ये लगता होगा कि अरे भाई कैसी बातें करें, क्योंकि अब उनको एक तरह से नाउम्मीदी लगती है हर चीज पे कि सरकार जो चाहती है वो कर लेती है। लेकिन लगातार, चाहे गवर्नर्स की बात करें, उसको लेकर जिस तरह से कोर्ट का फैसला, या राष्ट्रपति को लेकर जो बात कही गई, या अब वक्फ कानून को लेकर जो कहा गया, उसने एक उम्मीद की तरह से लौ जरूर जलाई है। और क्या आपको लगता है कि जो असंवैधानिक शुरू से जो ये विपक्ष कह रहा था, याचिकाकर्ता कह रहे थे, वही सबसे बड़ा बेस इस पर बन गया? बहुत संक्षेप में।
जी, 2 और 2 4 ही होता है। कल भी 4 ही होते थे, परसों भी 4 ही होंगे, चांद पर भी जाएंगे तो 4 होंगे। भले आप पागल खाने में जाके पूछिए तो कोई 5 15 कह दे, लेकिन होगा वो 4 ही रहेगा। तो ये गैर असंवैधानिक इसीलिए था क्योंकि ये जमीन के से संबंधित मामला था। जमीन से संबंधित मामले राज्य सरकार के अधीन आते हैं, जिस पर की केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। सीधा सीधा था। दूसरी बात है कि इन सरकार को हम लोग, अच्छा, जो आपने कहा कि हमने इस कार्यक्रम में कई बार पहले कहा, हमने नहीं कहा, हमने खुद भारत के प्रधान जी से सीखा है। जब उन्होंने रात में 8 बजे अचानक आए और कहे कि आज से हम नोटबंदी कर रहे हैं, आपके हाथ में जो 500 का नोट है ना, वो अब कागज का टुकड़ा रह गया। तो उसी तरह से आज कोर्ट ने भी सीख लिया कि आपने जो परसों कानून बनाया था वो कानून नहीं रहा है, कागज का टुकड़ा रह गया। तो आप जो कीजिएगा तो उसी पर तो दूसरा रास्ता, आप जो रास्ता बना के चलेंगे उसी रास्ते पर दूसरा चलेगा। तो जो प्रधान जी ने रात में 8 बजे आके 500 और 1000 के नोट को कहा कि अगर आपके पास है तो रात में 12 बजे से उसका कोई मूल्य नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है, उसी तरह से कोर्ट ने आज कह दिया कि परसों आपने जो कानून बनाया था वक्त का, वो कानून नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है। तो इस तरह भाजपा को, मेरे ख्याल से बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में सरकार बाद में आई, संस्कार बहुत पहले से थे। सरकार इस देश में 225-50 साल से, 100 साल से आ रही है, संस्कार 5000 साल से चले आ रहे हैं। तो मेरे पुरखों का स्थान मेरे पोते थोड़े ले सकते हैं। तो सरकार अभी आई है, संस्कार हजारों साल से चल रहे हैं। तो संस्कार को अगर सरकार कहेगी कि मैं हड़प लूंगा, हाईजैक कर लूंगा, तो कोई हाईजैक होने नहीं देगा ना, सीधी सी बात। जी बिल्कुल। तो आज का दिन हम कह सकते हैं याचिकाकर्ताओं के लिए, जो इसके बिल के खिलाफ थे, जिन्होंने याचिकाएं दाखिल कर रखी थी, उनके लिए एक बड़ा राहत का दिन रहा। उन लोगों के लिए जिनको ये डर लग रहा था, मुसलमानों को जो ये डर लग रहा था कि अब हर चीज में जो पहले से ही हस्तक्षेप हो रहा है, अब वक्फ कानून बनाकर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अब तक जान की बात है, माल पर भी बात बन आई है, तो अब उनको कहीं ना कहीं एक साय ऑफ रिलीफ हम कह सकते हैं, एक राहत की सांस उनको मिली है। अब आगे ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सुनवाई क्या होती है। 7 दिन बाद जब जो वक्त मांगा गया है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं अपने लिए और मुश्किलें उन्होंने पैदा की हैं, क्योंकि अगर वाकई में उनके पास कुछ मजबूत तथ्य होते, उनको ये पता था कि 16 तारीख से सुनवाई शुरू होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उनको ये भी पता था कि याचिकाकर्ताओं की एक फौज है और उनके पास जो बड़े बड़े वकील है, घाघ वकील, उनकी भी उनके पास फौज है, और उसमें इस तरह की तैयारी करके आए तुषार मेहता कि उनका एक पॉइंट भी टिक नहीं पाया। तो अब जाहिर सी बात है आगे भी सुनवाई में जो होगा वो भी हम देखेंगे, और 5 मई को पूरी तरीके से इस पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अभी ये पूरा बिल ठंडे बस्ते में चला गया है, ये अब तय मानिए, और आगे भी सुनवाई जो होगी उसका बेस भी तैयार कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन वक्त पर और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे तमाम कार्यक्रम आप डीपी लाइव पर देखते रहिए, और शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़े राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।